हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERA फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का। जो भी अभी तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में, उस सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ, जो बच्चे नए व्यूअर हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। देखिए, हमें बहुत अफसोस होता है कि हम आपके लिए इतने मेहनत करके रोज वीडियो लाते हैं, हर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव बना करके लाते हैं। जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे वीडियो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये हमें बहुत अफसोस की बात लग रही है। बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट करके जवाब नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग का मनोबल जो है वो टूट जा रहा है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अधिक से अधिक इस वीडियो को वायरल करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वेव ऑप्टिक्स से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछे आपके एग्जाम में तो कोई भी बच्चा का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को देखिए और बताने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और अगर नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम उसका कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम बताएंगे, ये तरंग प्रकाशिकी का है। इसमें टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम लोग करने जा रहे हैं। तो बताइए, कणिका सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? कमेंट करके जवाब दीजिए बाबू। कणिका सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? ये आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और ये एज अ प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग यूज करिए, प्रैक्टिस सेट करिए। बताइए, कमेंट करके बताइए कणिका सिद्धांत किसने बताया था। देखिए, प्रकाश के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपने अपने वक्तव्य दिए थे कि प्रकाश का कण जो है वो एक तरंगदैर्घ्य के रूप में काम करता है, द्वैत प्रकृति के रूप में कार्य करता है। कोई फोटोन ऊर्जा के रूप में बोल दिया तो कोई कण के रूप में बोल दिया। तो कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन साहब ने किया था, न्यूटन वैज्ञानिक ने किया था। याद रखिएगा, कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कहेंगे न्यूटन ने किया था। ऑप्शन ए होगा। तो चलिए बताइए, किस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश भारहीन तथा अदृश्य कणों का एक पुंज है? बताइए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश भारहीन तथा अदृश्य कणों का पुंज है? न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश होता है वो कणों का एक पुंज होता है, और यह कण जो होता है वो भारहीन कण कहलाता है। और इन कणों की जो ऊर्जा होती है वो फोटोन ऊर्जा के बराबर होती है। याद रखिएगा, कहेंगे न्यूटन के कणिका सिद्धांत के द्वारा हम ये जानते हैं कि जो प्रकाश होता है वो भारहीन होता है, प्रकाश भारहीन होता है और यह एक अदृश्य कणों का पुंज है। प्रकाश भारहीन है और यह अदृश्य कणों का पुंज है। इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने सिद्धांत दिया था, जिसे न्यूटन के कणिका सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, कमेंट करिए, फटाफट देखना है और कमेंट करना है। उसके बाद हम उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे। इसलिए क्वेश्चन पढ़िए, कमेंट करिए, जितना अधिक से अधिक होगा कमेंट करिए। और हाँ, शेयर करिए। मेरा वीडियो बहुत सारे बच्चे शेयर नहीं कर पाते हैं, देख करके छोड़ देते हैं। यदि शेयर करते रहिएगा तो हम वीडियो कंटिन्यू लेकर के आएंगे। नहीं तो फिर क्या, हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, हम लोग ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे। क्यों ऑनलाइन हम लोग पढ़ाएंगे? जब बच्चे लाइक नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, देख करके छोड़ दे रहे हैं, अफसोस होता है कि जब हम आपके लिए करते हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा करिए कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, कहा जाता है कि वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। एक हम हो गए और एक आप हो गए। तो जब आप हमारा हेल्प करिएगा तो हम आपका हेल्प करेंगे। ये तभी संभव होगा जब टीचर का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तभी शेयर करिए। हम ये नहीं कहेंगे ज़बरदस्ती कि आप शेयर करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि कुछ हमको सीखने को मिल रहा है तो अपने दोस्तों को भी सिखाने की कोशिश करिए। ले लो बाबू, तुम भी देख लो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये आपकी ड्यूटी बनती है। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। ईथर तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। ईथर तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, प्रतिपादन किया था? चलिए याद रखिएगा, हाइगेंस ने प्रतिपादन किया था। हाइगेंस ने बताया था कि जो तरंग होता है वो ईथर होता है, यानी कि जो हाइगेंस ने बताया था कि हाइगेंस क्या होता है कि कण की जो प्रकृति होती है वो ईथर होती है, यानी कि जो तरंग के रूप में भी जाती है, कण के भी रूप में जाती है, और इसकी जो संरचना होती है वो ज्यामितीय तरीके से हम दे सकते हैं। यानी कि प्रकाश जब चलती है तो उसको हम निरूपित यानी कि सूचित हम कैसे कर सकते हैं, तो ज्यामितीय तरीका से कर देते हैं, जिसे हम हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कह देते हैं। और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा ही आप एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा आप प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या करिए। हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या करिएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन VBI है, इसे आप याद रखिएगा। तो हाइगेंस ने ही ईथर तरंग सिद्धांत दिया था, और इसी सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि जो तरंग होता है वो तरंगाग्र के रूप में फैलता है। जो आप प्रकाश देखते हैं वो तरंगाग्र के रूप में फैलता है, चारों दिशाओं के रूप में फैलता है, चारों दिशाओं में फैलता है, जिसे हम तरंगाग्र कहते हैं। इसे हम हाइगेंस का ईथर तरंग सिद्धांत भी बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कणों का पुंज नहीं है बल्कि एक तरंग है? बताइए, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बाबू? फोर्थ क्वेश्चन का बताइए, किस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कणों का पुंज नहीं है बल्कि एक तरंग है? बताइए। देखिए याद रखिएगा, ईथर तरंग सिद्धांत, ईथर तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश जो होता है वो कणों का पुंज नहीं है बल्कि वह एक तरंग है। हाइगेंस ने बताया था प्रकाश क्या है? एक तरंग है। और न्यूटन ने बताया था कि बबुआ ये कणों का पुंज है, जिसे हम कणिका का सिद्धांत कह देते हैं ना। कणिका का सिद्धांत क्या है न्यूटन का? न्यूटन ने कहा कि प्रकाश कणों का पुंज है, लेकिन हाइगेंस ने उनकी बात को काटा और काट करके कहा कि नहीं, प्रकाश कणों का पुंज नहीं है, ये क्या है? प्रकाश एक तरंग है ना। याद रखिएगा, प्रकाश कणों का पुंज नहीं है बल्कि क्या है? एक तरंग है। इसको हम लोग बोलते हैं ईथर तरंग सिद्धांत। और ईथर तरंग सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो हाइगेंस वैज्ञानिक ने बताया था, याद रखिएगा। बताइए, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कमेंट करिए। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, कमेंट करके बताइए बाबू। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? चलिए, जो भी बच्चे लगा रहे हैं सी ऑप्शन मैक्सवेल, उनका ये सही होगा। याद रखिएगा, मैक्सवेल ने किया था। न्यूटन ने कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हाइगेंस ने ईथर तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने, आगे बताएंगे, आइंस्टीन ने भी प्रकाश सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो मैक्सवेल ने ही विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें बताया था कि विद्युत तरंगे, विद्युत क्षेत्र जो होती है और चुंबकीय क्षेत्र जो होती हैं, एक दूसरे के लंबवत गुजरती है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग बोल देते हैं। और ये विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया था। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इस वीडियो से, और इस वीडियो से अगर आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी भी हमको अगर हमें बेनिफिट लग रहा होगा, तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक बटन जरूर बटन दबा दीजिएगा। और अपना अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसी तरह से प्रैक्टिस सेट हमेशा करवाते हैं। और याद रखिएगा
कि जो भी हमारा प्रैक्टिस सेट है सिर्फ एग्जाम के पर्पज से नहीं, फ्यूचर में जब आप एनडीए एयरफोर्स की भी तैयारी करिएगा, कोई टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करिएगा, ये सभी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए भी आपके लिए मेहनत करेगा, मतलब आपके एग्जाम में आने वाला रहेगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, याद रखिएगा। इसलिए आप हर क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ लीजिए कि इन फ्यूचर अगर किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठना हो तो आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो फिजिक्स में। तो बताइए क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कमेंट करिए बाबू, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वांटम सिद्धांत न्यूटन ने तो कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन कर लिया, हाइगेंस ने ईथर तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया, लेकिन बबुआ आइंस्टीन ने वो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए ऑब्जेक्टिव इस तरह से भी पकड़ा जाता है कि न्यूटन ने कणिका सिद्धांत, हाइगेंस ने ईथर तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वांटम सिद्धांत में बताया कि जो प्रकाश की किरण होता है वो यानी कि वो प्रकाश जो होता है वो भारहीन कणों का पुंज तो होता है, भारहीन कणों का पुंज होता है, और यह अदृश्य कण होते हैं जो एक फोटोन ऊर्जा की भांति व्यवहार करती है, और यह फोटोन ऊर्जा E=h के बराबर होती है। याद रखिए यह फोटोन ऊर्जा किसके बराबर होती है? E=h के बराबर होती है। ये कौन बताया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था, जिसे क्वांटम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा क्वांटम सिद्धांत में बताया गया था कि जो प्रकाश होता है वो भारहीन कणों का एक अदृश्य पुंज है जो फोटोन के रूप में कार्य करता है, और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E=h होती है, जहां h जो होता है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, और न्यू जो होता है वो आवृत्ति होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो होता है ऊर्जा के पैकेटों का बना होता है, जिसे फोटोन कहते हैं? बताइए, अभी हम आपको बताए हैं 7 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फोटोन होती है। क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के पैकेटों का बना होता है, जिसे फोटोन कहते हैं? याद रखिएगा कणिका सिद्धांत, सॉरी कणिका सिद्धांत नहीं, क्या है? क्वांटम सिद्धांत। याद रखिएगा क्वांटम सिद्धांत, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और बताया था कि प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में बना होता है, बंडलों के रूप में बना होता है, जो प्रत्येक बंडल जो होता है फोटोन ऊर्जा के बराबर होती है, और वो ऊर्जा E=h के बराबर होती है। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है बाबू? h के बराबर होती है। h जो होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, और v जो होता है न्यू जिसको बोलते हैं वो प्रकाश की आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन का वेग क्या होता है? बताइए फोटोन का वेग क्या होता है? कमेंट करिए, बताइए फोटोन का वेग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए फोटोन का वेग क्या होगा। देखिए प्रकाश ऊर्जा के पैकेटों का बना होता है, जिसे फोटोन कहते हैं। तो फोटोन क्या हो गया बाबू? प्रकाश हो गया ना। और प्रकाश का वेग आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो प्रकाश का वेग होता है वो क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो वो प्रकाश का वेग कहिए चाहे फोटोन का वेग कहिए, दोनों का वेग एक ही होता है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और कमेंट जो भी बच्चे कर रहे हैं वो एग्जाम में 100% वो अपने मार्क्स जरूर करेंगे, लेकिन जो बच्चे कमेंट करके छोड़ दे रहे हैं, मीन्स कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो देख करके छोड़ दे रहे हैं, ऐसे बच्चे
को देखने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये कब परफेक्ट आपको बनाएगा? जब आप इस वीडियो को देखते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद आप कमेंट करके बताते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है बाबू? प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है? कमेंट करिए, बताइए प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होगी? क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होगी? याद रखिएगा, H जो होता है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है, F जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, मीन्स आवृत्ति होती है। या फिर हम ऐसे भी करते हैं, E = H न्यू भी होती है बाबू। अगर H न्यू अगर दिया रहेगा तो हम करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो ये भी याद रखिएगा, E = HF के इक्वल होता है। ये फोटोन की ऊर्जा होती है। नेक्स्ट बताइए, प्लैंक नियतांक का मान होता है, बताइए क्या होगा? प्लैंक नियतांक का मान होती है, कमेंट करिए और बताइए फटाफट प्लैंक नियतांक का मान क्या होगा बाबू? याद रखिएगा 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ये प्लैंक नियतांक का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? प्रकाश के द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? द्वैत प्रकृति का मतलब होता है बाबू जिसके दो नेचर होते हैं। द्वैत मतलब होता है दो, और प्रकृति यानी कि हमारी प्रकृति दो। कैसे? एक प्रकृति कण के रूप में और दूसरा प्रकृति तरंग के रूप में। यानी कि प्रकाश जो होता है वो कण के भी रूप में काम करता है और प्रकाश एक तरंग के भी रूप में कार्य करता है। ये दोनों के लिए कार्य करता है। तो ये किसने बताया था? याद रखिएगा, डी ब्रोगली ने बताया था। न्यूटन ने कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हाइगेंस ने तरंग ईथर तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैक्सवेल ने वो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लेकिन डी ब्रोगली एक ऐसे शख्सियत रहे, एक ऐसे वैज्ञानिक रहे जिन्होंने बताया कि प्रकाश जो होता है वो कण भी होता है और तरंग भी होता है। यानी कि यह कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, जिसे हम डी ब्रोगली के द्वैत प्रकृति का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और बताइए, तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं बुआ? क्वेश्चन पढ़िए, कमेंट फटाफट करिए, क्योंकि कमेंट करने में कंजूसी करिएगा तो दिमाग में ये बैठेगा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा देखने से। इसलिए कमेंट करिए, सही हो या गलत इसके बारे में आप सोचिए मत। जो आता है दिमाग में तुरंत उसको कमेंट करिए। देखिए, गलती करिएगा तभी सीख पाइएगा, गलती नहीं करिएगा कबो नहीं सीख पाइएगा। इसीलिए कमेंट करिए, बताइए तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा बबुआ, तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। एक गोलीय तरंगाग्र होता है, दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र होता है और तीसरा का होता है समतल तरंगाग्र होता है। याद रखिएगा, तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के संचरण की ज्यामितीय रूपरेखा प्रदर्शित करती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा बाबू? किस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के संचरण की ज्यामितीय रूपरेखा प्रदर्शित करती है? देखिए, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार। याद रखिएगा, हाइगेंस ने तरंग के सिद्धांत के बारे में बताया था, ईथर तरंग सिद्धांत के बारे में बताया था, और ईथर तरंग सिद्धांत के द्वारा हम प्रकाश के तरंग संचरण की ज्यामितीय रूपरेखा को प्रदर्शित कर लेते हैं कि किस तरह से प्रकाश जो होता है वो गुजरती है। इस प्रकाश के गुजरने की जो ज्यामितीय रूपरेखा होती है, कल्पना करके बताया जाता है, जिसे हम तरंग के ईथर सिद्धांत कहते हैं। और तरंग के ईथर सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए 14 क्या है? 14 किसके कारण गीली सड़क पर वाहनों से रिसे तेल के कारण सड़क पर वर्ण रेखाएं दिखाई देती है? अक्सर बरसात के दिनों में देखिएगा जब गाड़ियां चलती है तो नीचे कहीं कहीं पानी गिरे हुए रहते हैं, उस पर तेल की बूंदें अगर गिर जाती है, गाड़ी से रिस करके तेल की बूंदें अगर गिर जाती है तो वर्ण रेखाएं दिखाई देने लगती हैं। वर्ण रेखाएं क्या होती हैं? जो सतरंगी होती है उसे वर्ण रेखाएं कहते हैं, यानी कि जो कलर फूल दिखाई देने लगती है। आखिर ये किसके कारण होती है? कमेंट करिए और बताइए। 14 का आंसर क्या होगा बाबू? याद रखिएगा, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं कि सी ऑप्शन होगा उनका ये सही है, व्यतिकरण। याद रखिएगा, व्यतिकरण के कारण ही जब किसी गीली सड़क पर कोई गाड़ी चलती है और उस पर कोई तेल की बूंदी टपक जाती है, गिर जाती है, तो वह वर्ण रेखाएं दिखाई देने लगती है। किसके कारण? तो कहेंगे प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हम लोग टोटल जो है इसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, और उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारी छोटी छोटी प्रयास आपके एग्जाम के लिए टॉप बनाएगी और आपकी छोटी से प्रयास हमको टॉप बनाएगी। देखिए टॉपर दोनों लोगों को बनना है, आपको भी टॉपर बनना है, अपने एग्जाम में टॉपर बनना है, हमको यूट्यूब पे टॉपर बनना है। तो यूट्यूब पे टॉपर बनेंगे कैसे? आपकी जब दिन रहेगी तब। चूंकि कोई भी टीचर सक्सेस होता है तो उस टीचर के सक्सेस होने में बच्चों का देन बहुत ज़्यादा होता है। अगर बच्चे लाइक शेयर कमेंट करते रहते हैं तो टीचर जल्दी वो सक्सेस होते हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं दिन रात अपने बच्चों के लिए, और वो बच्चा अगर हमारे लिए थोड़ी सी भी मेहनत ना करे, लाइक और शेयर करने में कंजूसी करे, तो फिर हम लोग कहीं नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिए। कोई भी क्वेश्चन देखिए कमेंट करिए, चाहे वो गलत हो या सही। गलत का मतलब ये नहीं कि फालतू कमेंट, यहाँ पे ABCD वो कमेंट करना है, याद रखिएगा। और पॉजिटिव थॉट जरूर अपना फीडबैक बताइएगा कि आप हमारे वीडियो देखते हैं तो आप हमसे कितना इंस्पायर होते हैं, कितना आप सीख पाते हैं, कितना आपके लिए एग्जाम के लिए बेनिफिट होता है। जरूर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 15 किस कारण से साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई पड़ते हैं? बताइए 15 का आंसर क्या होगा? किस कारण से साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई पड़ते हैं? कभी कभी देखते होंगे कि कपड़ा जब धोते होंगे तो सरफ को बहुत उसमें गाज से बुलबुले उठ जाते हैं, वो बुलबुले रंगीन दिखाई देता है, बड़ा अच्छा लगता है। बचपन में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे फुलौना भी फुलाते हैं मुंह से, वो साबुन के बुलबुले निकलता है तो वो रंगीन दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों, किसके कारण? तो याद रखिएगा, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही जो साबुन के बुलबुले होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फ्रिंज की चौड़ाई होती है? बताइए 16 का आंसर क्या होगा? फ्रिंज की चौड़ाई होती है। वैसे फ्रिंज होता क्या है आपको ये बताना चाहेंगे कि जो प्रकाश होता है, आप यंग का द्विझिरी प्रयोग अगर पढ़े होंगे तो याद करिए, यंग के द्विझिरी प्रयोग में यंग ने क्या किया था कि प्रकाश 3 पर्दे से गुजारा था, और वो पर्दा पर वो एक कलर बनता था, कहीं ब्राइटनेस कहीं डार्कनेस बनता था, कहीं चमकीला बनता था। तो उसके बीच की जो चौड़ाई होती है उस चौड़ाई को हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, और फ्रिंज चौड़ाई को हम W से डिनोट करते हैं। W इज इक्वल टू ये होता है d लैम्डा बाय स्मॉल d। d जो होता है पर्दे और फ्रिंज के बीच की चौड़ाई मतलब दूरी होती है, और d जो होती है फ्रिंज की वो लंबाई होती है, लैम्डा जो होता है वो वेवलेंथ होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, प्रकाश के किसी अवरोध के मुड़ने की घटना कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है बबुआ? प्रकाश के किसी अवरोध के मुड़ने की घटना कहलाती है। देखिए जब प्रकाश की किरण जब गुजरती है और इसके बीच में कोई अवरोध आ जाता है ना, तो अवरोध से इस
प्रकाश जो होती है मुड़ जाती है। तो इस प्रकाश के मुड़ने की जो घटना कहलाती है वो प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। याद रखिएगा, प्रकाश का विवर्तन किसे कहेंगे? जब किसी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलती है तो अवरोध के किनारों से मुड़ जाती है, तो प्रकाश के इस मुड़ने की घटना को ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए याद रखिएगा। कमेंट करिए बबुआ, कमेंट करिए, कमेंट करिएगा तभी ये प्रैक्टिस काम करेगा। बिना कमेंट किए ये प्रैक्टिस बेकार हो जाएगा। याद रखिएगा। आँख की विभेदन सीमा कितनी होती है? बताइए, आँख की विभेदन सीमा बबुआ कितनी होती है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, हमेशा पूछता भी है। याद रखिएगा, आँख की विभेदन सीमा कितनी होती है? कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। कमेंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिए, क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिए। यही सबसे बेस्ट तरीका है। आप अगर पढ़ाई ईमानदारी से किए होंगे तो सब आएगा, नहीं ईमानदारी से किए होंगे तो नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप सीखिए, हम सिखा रहे हैं। 1 मिनट होती है आँख की विभेदन सीमा। किसी चीज़ को विभेद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1 मिनट लेते हैं। आँख की विभेदन सीमा कितनी होती है? तो याद रखिएगा 1 मिनट। ये कोण कहलाता है। विभेदन सीमा क्या है? कोण को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी आँख से जो कोण बनता है किसी चीज़ को विभेद करने के लिए वो कितना बनता है? तो 1 मिनट का कोण बनाता है। देखिए, विभेदन सीमा के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? विभेदन सीमा के प्रतिलोम को क्या कहा जाता है? कमेंट करिए और बताइए, विभेदन सीमा के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? देखिए, विभेदन सीमा के प्रतिलोम को विभेदन क्षमता कहते हैं। देखिए, जितना ही विभेदन सीमा ना कम होगी, विभेदन क्षमता उतना ही अधिक होगी। विभेदन क्षमता क्या होता है कि मान लेते हैं 2 वस्तु आपस में एकदम सटी हुई हो और उसको हम क्लियर करके एक वस्तु को पार्टिकुलर देखते हैं, उसको बोलते हैं विभेदन क्षमता। कभी कभी देखते होंगे कि एक साथ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए रहते हैं और किसी पार्टिकुलर बच्चों को देखना होता है, तो हम क्या करते हैं? फोटो को पूरी तरह से जूम करके उसे हम देखते हैं। तो जूम करके देखना ही उसे हम क्या कहते हैं? विभेदन क्षमता। और ये विभेदन क्षमता जो होता है वो विभेदन सीमा की प्रतिलोम होती है। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। याद रखिएगा, प्रतिलोम का उल्टा मतलब क्या होता है? उल्टा। विभेदन क्षमता। नेक्स्ट बताइए, लेंस के द्वारक जितना बड़ा होगा दूरदर्शी की विभेदन सीमा उतना ही होगा। बताइए क्या होगा बाबू? 20 का उतना ही होगा। लेंस का द्वारक, लेंस का द्वारक, लेंस का द्वारक किसको बोलते हैं? देखिए, ये द्वारक है। लेंस का द्वारक जितना ही बड़ा होगा दूरदर्शी की विभेदन सीमा उतना ही कम होगा। याद रखिएगा, क्या होगा? 20 का ऑप्शन बी कर लेते हैं। याद रखिएगा, लेंस के द्वारक जितना बड़ा होगा दूरदर्शी की विभेदन सीमा उतना ही कम होगा। ये जितना बड़ा करेंगे विभेद उतना ही कम करेगा। यह ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? हम लोग इस वीडियो में टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। याद रखिएगा, ये सभी ऑब्जेक्टिव ये वेव ऑप्टिक्स का बता रहे हैं जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। लेंस के द्वारक जितना बड़ा होगा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता उतना ही अधिक होगा, उतना ही होगा। 21 का बताइए बाबू, उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। याद रखिएगा, 21 का ए ऑप्शन हो जाएगा। लेंस का द्वारक जितना बड़ा होगा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता उतना ही अधिक होगा। देखिए, विभेदन क्षमता जो होता है वो विभेदन सीमा का उल्टा होता है। याद रखें, अगर द्वारक बढ़ाएंगे तो विभेदन सीमा कम होगी, लेकिन विभेदन क्षमता क्या होगा? बढ़ेगा, अधिक होगा। लेंस जितना बड़ा करेंगे ना वो उतना ही विभेद करेगा, उतना ही वो अलग अलग वो पार्टिकुलर दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट, सूक्ष्मदर्शी की
विभेदन सीमा का सूत्र होगा? बताइए 22 का आंसर क्या होगा? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा का सूत्र होगा, क्या होगा बाबू? कमेंट करिए, बताइए। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा होगी, याद रखिएगा, ये 1.22 लैम्डा बाई 2 साइन अल्फा होता है। ये बाबू लैम्डा तो तरंग धारे आप जानते हैं, एन जो होता है वो अपवर्तनांक होता है, यानी कि वस्तु और लेंस के बीच में जो माध्यम होगा उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा। और साइन अल्फा का मतलब या साइन ए का मतलब कोण होता है, यानी कि जो वो लेंस के द्वारा जो कोण बनता है वो कोण है अल्फा। तो याद रखिएगा, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा का सूत्र होता है 1.22 लैम्डा बाई 2n साइन अल्फा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र क्या होगा? कमेंट करिए और बताइए। देखिए, विभेदन क्षमता जो होता है विभेदन सीमा का ठीक उल्टा होता है, तो उल्टा करिए और बताइए ऑप्शन क्या होगा। देखना चाहते हैं कितने बच्चे दिमाग लगा करके इस वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। देखते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा 2n, इसका उल्टा कर देते हैं बबुआ, तो क्या हो जाएगा 2n साइन अल्फा बाई 1.22 लैम्डा। इसका उल्टा करेंगे ना इसका, तो यही ना आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? विभेदन क्षमता। इसलिए विभेदन क्षमता का सूत्र हो जाएगा 2n साइन अल्फा बाई 1.22 लैम्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस जरूर करिए। कुछ बच्चे कमेंट करके बताएं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, और उन बच्चों का हम जरूर नाम लेना चाहेंगे जो बच्चे हमारे लिए इतने अच्छे पॉजिटिव थॉट और कमेंट करके लिखते हैं कि सर आपका वीडियो बेसब्री से इंतजार करते हैं और आपके वीडियो देखने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम ऐसे बच्चों को जरूर कहेंगे, जैसे संदीप कुमार है, ये संदीप कुमार लिख रहे हैं, सर नाइस क्लास, थैंक यू। अब देखिए कि 1.54 AM यानी कि 2 बजे रात तक वो पढ़ाई कर रहे हैं, और वो क्या लिख रहे हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दिल खुश हो जाता है, आपके क्लास का बेसब्री से वेट करता रहता हूँ, आपके प्लेलिस्ट का सब वीडियो देख रहा हूँ, 70 वॉच कर लिए, यानी कि अभी तक 70 वीडियो मेरा देख चुके हैं, और कह रहे हैं बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करते हैं सर, रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रैक्टिस लिख कर ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और संदीप कुमार जी, आप इसी तरह से मेहनत करिएगा तो आप श्योर हैं कि आप एग्जाम में टॉप करिएगा, क्योंकि हम लोग का मेन मोटो होता है कि बच्चा किसी तरह से वो प्रैक्टिस करे, और प्रैक्टिस करिएगा, चाहे वो ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए चाहे वो ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस आपको करना है। हम लोग तो एक माध्यम है आपको आगे बढ़ाने का, और हम यही कहेंगे कि इसी तरह से आप भी अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आप हमारे वीडियो से कितना सीख पाते हैं। और आप अभी तक जो प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं देखे अभी तक का, वो सभी वीडियो देख लीजिए, बस देखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। पूरा बॉडी मीन्स जितना भी वीडियो है, पूरा वीडियो में हम पूरा एक एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो आप उसे जरूर देखिएगा। बताइए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। 24 का बताइए बाबू आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो सबसे जो अति सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग जो यंत्र यूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है। आप पढ़े होंगे सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और उससे भी ज़्यादा अगर हमको अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखना होता है तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से हम क्या करते हैं, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश तरंगे होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, और कमेंट करके आप बताइए प्रकाश तरंगे क्या होती है बबुआ।
प्रकाश तरंगे क्या होती है? कमेंट करिए। प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे क्या होती है बबुआ? याद रखिएगा, अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा आंसर। बताइए, ब्रूस्टर के नियम से, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, ब्रूस्टर के नियम से याद रखिए, बताइए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी फटाफट। ब्रूस्टर के नियम से क्या होता है? कमेंट करिए, बताइए क्या होगा ब्रूस्टर के नियम से? n इज इक्वल टू tan IP, याद रखिएगा, n इज इक्वल टू क्या होता है? tan IP। n जो होता है अपूर्णांक होता है और IP मतलब होता है पोलराइजिंग एंगल होता है, यानी कि ये हम कहेंगे कि ये कोण बनता है ना, ये क्या होता है? कोण बनाता है, वो होता है n इज इक्वल टू tan IP। तो ब्रूस्टर ने प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसका और माध्यम के जो अपवर्तनांक होता है उसके बीच में एक रिलेशनशिप किए, और उस रिलेशनशिप में, उस संबंध में उन्होंने बताया कि जो अपवर्तनांक होती है वो पोलराइजिंग एंगल के वो ना स्पर्श जया के बराबर होती है। tan को बोलते हैं स्पर्श जया, अर्थात n बराबर tan IP, जिसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। याद रखिएगा 26 का बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चकाचौंध दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? कमेंट करिए फटाफट। चकाचौंध दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? 27 का आंसर बताइए। चकाचौंध दूर करने में किसका प्रयोग होता है? चलिए याद रखिएगा, पोलराइड को। पोलराइड एक सस्ती युक्ति ग्लास होती है जिसे हम पोलराइड कहते हैं। पोलराइड क्या होता है? एक सस्ती एक ग्लास होता है जिसे हम पोलराइड कहते हैं, और पोलराइड पहन लेने से क्या होता है? चकाचौंध दूर हो जाता है। चकाचौंध होता क्या है? जब अचानक आप रूम में से क्लास में से बाहर निकलते हैं और बाहर बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो उस धूप से बचने के लिए हम एक सन ग्लास यूज करते हैं, यानी कि जो हम लोग चश्मा पहनते हैं, धूप का चश्मा जिसको आप बोलते हैं, वो धूप के चश्मा पहन लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मानो आप बादल के बीचों में हैं, मतलब प्रकाश खत्म हो जाता है, यानी कि प्रकाश की जो चकाचौंध होती है वो दूर हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? बादल दिखाई देती हैं। तो वो जो चश्मा होता है धूप का चश्मा, वो धूप का चश्मा ही पोलराइड ग्लास कहलाती है। एक बहुत सस्ती युक्ति है जो आराम से मार्केट में 40 से 50 रुपए में धूप का चश्मा मिल जाएगा। आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, जहां प्रकाश ज्यादा आ रहा है वहां पर आप चश्मा यूज कर सकते हैं। पोलराइड क्या है बताइए बाबू? पोलराइड क्या है? 28 का आंसर बताइए। पोलराइड क्या है? पोलराइड देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, यह एक फिल्म होती है। पोलराइड क्या होती है? यह एक फिल्म होती है। फिल्म वो मूवी हीरो हीरोइन वाला मूवी की बात नहीं कर रहे हैं। ये फिल्म कैसा होता है कि दो ग्लासों के बीच में पतली पन्नी होती है, चमकीला, पतला चमकीला होता है। दो ग्लासों के बीच में इसको हम पन्नी को इस तरह से दबा करके बना देते हैं, जो प्रकाश अगर उस शीशे से, कांच से होकर के गुजरेगी तो मानिए कि वो चकाचौंध जो होगा वो खत्म हो जाएगा। यानी कि चकाचौंध को दूर करने के लिए इस फिल्म को दो ग्लासों के बीच में पतली परत को लगा दिया जाता है, जिसे हम पोलराइड बोलते हैं। याद रखिएगा पोलराइड क्या है, तो कहेंगे यह एक फिल्म होती है। पोलराइड का क्या काम है बताइए? 29 क्वेश्चन, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम लोग। बताइए 29 का पोलराइड क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 29, पोलराइड का क्या काम होता है बाबू? 29 का आंसर बताइए। चलिए बता रहे हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना। याद रखिए पोलराइड जो होती है वो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कर देता है, यानी कि जो चकाचौंध होता है वो समतल बना देता है, यानी कि ऐसा बना देता है मानिए लगेगा कि बादल है, वो प्रकाश खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या कहेंगे? ए ऑप्शन होगा। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ये 29 का ए ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। बताइए 30 का आंसर क्या होगा बाबू? 30 का आंसर बताइए।
प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, याद रखिएगा, ध्रुवण, जिसको इंग्लिश में पोलराइजेशन भी बोलते हैं। ये ध्रुवण ही बताता है कि प्रकाश कैसा होता है। एक तरंग जो होता है वो तरंग प्रकृति के रूप में होता है। याद रखिएगा, प्रकाश कैसा होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति होती है। यह प्रकाश का ध्रुवण ही हमें बताता है। ऑप्शन नंबर ये आप भी याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं। बताइए 31 का आंसर क्या होगा। 31 का राशि जो अपवर्तन के कारण नहीं बदलती है। 31 का आंसर बताइए बाबू। राशि जो अपवर्तन के कारण नहीं बदलती। आप जानते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि वो अपने रास्ते से भटक जाती है। प्रकाश की मुड़ने की इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं, और अपवर्तन में कभी भी चेंज नहीं होता है आवृत्ति। अपवर्तन में तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाता है, उसका वेग में चेंज हो जाता है, लेकिन बाबू आवृत्ति में कभी चेंज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो स्रोतों को कला संबद्ध तब कहा जाता है जब। 32 का आंसर बताइए। 32 का आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करिए। 32 का, दो स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है जब, याद रखिएगा, उनके कलांतर नियत हो। कलांतर का मतलब होता है उनके बीच जो कोण बनता है, उस कोण को कलांतर कहते हैं। जब दो कला संबंध ना कब कहेंगे, जब दोनों के बीच में कोण जो होते हैं नियत रहता है, उसे हम कलांतर कह देते हैं, यानी कि उनके कलांतर हमेशा नियत होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश का व्यतिकरण संभव है। 33 का आंसर बताइए। प्रकाश की व्यतिकरण संभव है, कौन सा ऑप्शन होगा बाबू, कमेंट करिए, जल्दी बताइए। प्रकाश का व्यतिकरण संभव है। याद रखिएगा, केवल एक ही मूल स्रोत से प्राप्त समान तरंग दैर्घ्य की दो तरंगों द्वारा व्यतिकरण कब संभव होगा, जब एक मूल स्रोत से जब प्रकाश निकल करके वो दो तरंगें बना लेती हैं, तब ऐसे घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कह देते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के व्यतिकरण में क्या होता है, एक मूल स्रोत होता है और उस मूल स्रोत से समान तरंग दैर्घ्य की दो तरंगें जो होती हैं वो बन जाती हैं। ऐसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 का ऑप्शन बताइए क्या होता है। यंग के प्रयोग में जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब फ्रिंज की चौड़ाई होगी। 34 का आंसर क्या होगा बाबू। यंग के प्रयोग में जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। 34 का आंसर बताइए। 34 का क्या होगा। 34 याद रखिएगा, घटती है, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, घटेगी। यंग के प्रयोग में जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे, स्रोत ये हो गया ना, और ये पर्दा रख देते हैं तो इनकी बीच की दूरी बढ़ा देते हैं, ये बहुत दूर कर देते हैं इनकी, तो तब इनकी फ्रिंज की चौड़ाई जो होगी घट जाएगी, और दोनों को नजदीक करेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट 35 क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होती है, यह नियम कहलाती है। 35 का आंसर क्या होगा बताइए। 35 ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होती है, यह क्या कहलाती है बाबू। अभी हम लोग पढ़े n = tan IP, क्या पढ़े बाबू, अभी हम लोग पढ़े ना, n = tan IP। तो ये n = tan IP किसके, ये ध्रुवण कोण हो गया, और n जो हो गया अपवर्तनांक के बराबर होती है। किसने कहा था, ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। सी ऑप्शन याद रखिएगा, n = tan IP जो होता है वो ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए, द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कारक हैं। 36 का आंसर क्या होगा बाबू बताइए।
द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कारक किसने है? तो कहेंगे हाइगेंस ने। याद रखिएगा, कौन से वैज्ञानिक आविष्कार किए थे? हाइगेंस ने ही बताया था कि द्वितीयक तरंगिकाएं भी होती हैं। किसी तरंग के बगल से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं। इस द्वितीयक तरंगिकाओं के बारे में सबसे पहले हाइगेंस ने ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। 37 का ऑप्शन बताइए कौन सा होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। याद रखिएगा, पोलेराइड द्वारा। किसके द्वारा कर सकते हैं? पोलेराइड ग्लास के द्वारा हम इसको ध्रुवित कर सकते हैं, यानी कि जो चकाचौंध होता है उसको ध्रुवित करके समतल बना सकते हैं, वो होता है पोलेराइड। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है? बताइए, प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है बबुआ? प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है? विद्युत क्षेत्र के कंपन से बनती है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कंपन से बनती है, दोनों के कंपन से बनती है। तो ऑप्शन हम सी करते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। याद रखिएगा, प्रकाश जो होता है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कंपन से बनती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 फ्रेनल दूरी ZF का मान होता है। 39 का बताइए। फ्रेनल दूरी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, याद रखिएगा। फ्रेनल दूरी a² होता है। a² जो होता है वो दूरी होती है, लैम्डा जो होता है वो तरंगदैर्घ्य होता है। दूरी का स्क्वायर यानी कि प्रकाश जो होता है और पर्दे के बीच की दूरी है और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। इनके स्क्वायर और रेशियो के अनुपात को हम लोग फ्रेनल दूरी कहते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, किसी प्रकाशीय यंत्र की दो निकट वस्तुओं को पृथक प्रतिबिंबों को बनाने की क्षमता को कहते हैं। बताइए 40 का क्या होगा? बताइए। याद रखिएगा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन क्षमता क्या होती है? किसी प्रकाशीय यंत्र की दो निकट वस्तुओं को अलग प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता का ही काम है। बहुत सारे बच्चों को बीच में किसी पार्टिकुलर बच्चा को अगर देखना होगा तो हम क्या करते हैं? विभेद करते हैं। पार्टिकुलर को हम जूम करके देखते हैं। अक्सर हम लोग कहते हैं यार जूम करो जूम करो। जूम करने का मतलब कि किसी खास चीज को हमको देखना है, तो उसी को विभेदन क्षमता कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करिए, ताकि जितने भी बच्चे क्लास 12 के एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के पास ये वीडियो पहुंचे। चलिए हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।